हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुष्पा है। मैंने अभी हाल ही में जारी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय के पेपर में पहली रैंक हासिल की है और मैं आज इस डीकेटी के चैनल के माध्यम से अपने सारे अनुभव और रणनीतियाँ साझा करूँगी। सबसे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैं हिसार ज़िले की सदलपुर गांव की निवासी हूँ। मैंने अपनी 10वीं 2016 में व्यापार मंडल विश्वास स्कूल मंडी आदमपुर से 10 सीजीपी के साथ उत्तीर्ण की। तत्पश्चात मैंने अपनी 12वीं कक्षा श्री पिपासा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदलपुर से 97% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। इसके बाद मैंने अपनी स्नातक गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार से की, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और इसके बाद मैंने अपनी परास्नातक जेएनयू नई दिल्ली से किया। इसी जेएनयू में पढ़ते हुए ही मेरा प्रथम वर्ष में नेट जेआरएफ उत्तीर्ण हुआ। मैंने 3 बार नेट जेआरएफ किया है। वर्तमान में मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरे शोध का विषय है प्रेमचंद और चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों में बाल मनोविज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन और मेरे शोध मार्गदर्शक है डॉक्टर महासिंह पूनिया और डॉक्टर प्रीतम सिंह सर। अब मैं अपनी जो ये रणनीति है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, सबसे पहले मैं आपको इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताऊंगी। मैंने कौन सी पुस्तकें पढ़ी उस पर मैं चर्चा करूंगी और उसके बाद आप क्या चुनौतियां आई, मैंने कैसे हल किया, उस पर मैं बात करूंगी। एचपीएससी एग्ज़ाम पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जैसे जैसे रिक्तियां निकलती है उसी के अनुसार भर्तियों की घोषणा होती है। हरियाणा में यह 2019 के बाद में 2025 में नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसका प्रीलिम्स है वो जून में किया गया और एक बार कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हुई तो ये रद्द करके अगस्त में दोबारा से प्री ऑर्गेनाइज करवाया गया। तत्पश्चात इसमें मेंस होता है। मेंस में आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है, जिसमें आपको रिटन में आंसर करने पड़ते हैं। इसमें 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स होता है और कुल परीक्षा का मेंस का वेटेज है वो 87.5% रहता है। 12.5% तृतीय चरण इंटरव्यू का रहता है। इंटरव्यू हमारे फरवरी में आयोजित किए गए, जिसमें 5 फरवरी को हमारा परीक्षा परिणाम आया। तो 12.5% और 87% का योग से जो है अंतिम सूची है वो तैयार की गई। अब ये तो हुआ परीक्षा के पैटर्न की बात। अब हम चर्चा करेंगे कि मैंने हिंदी विषय में पहली रैंक हासिल की तो मैंने कौन सी पुस्तकें पढ़ी, क्योंकि मेंस का होता है वो सब्जेक्टिव होता है और प्री का होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो दोनों के लिए थोड़ी अलग रणनीतियाँ रही। प्री के लिए जैसे कि मैंने जेएनयू की तैयारी के दौरान जो ऑब्जेक्टिव के लिए बुक्स पढ़ी, लगभग वही पुस्तकें रही जिसमें मैं पुस्तकों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले दृष्टि की नेट जेआरएफ वाली बुक है वो मैंने इसके लिए पढ़ी। रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो पढ़ा। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास मैंने और जानकारी के लिए पढ़ा। इसके अलावा रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास, और इसके अलावा मैंने जो बच्चन सिंह की जो हिंदी साहित्य का एक अन्य इतिहास है वो भी पढ़ी। और अब मैं इसमें जो है अगर आपके पास समय कम है तो आप केवल दृष्टि नेट जेआरएफ की पुस्तक और टेक्स्ट को अच्छे से करके भी अपनी जो तैयारी है उसको मजबूती प्रदान कर सकते हैं। मेंस के लिए थोड़ी रणनीतियाँ अलग रही। इसमें ऐसा था कि क्योंकि ये रिटन परीक्षा थी तो इसमें आपको रिटन के लिए मैंने दृष्टि के जो यूपीएससी के नोट्स है वो मैंने किए। हालांकि कुछ सब्जेक्ट के टेस्ट क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस अलग रहता है तो वो मैंने खुद से ही उपन्यास, कहानियाँ, नाटक पढ़ के इनके सार गर्भित पॉइंट्स है वो मैंने बनाए। इसमें मैंने एआई ऐप्स की भी हेल्प ली, जिसमें जेमिनाई है और डीपसीक ऐप है, चैट जीपीटी है, इनसे भी मैंने बिंदुवार नोट्स बनाए। तो ये मेरा रिटन की रणनीति रही। और मेंस के लिए मैंने हरियाणा जीके की भी कुछ तैयारी की, बेसिक जीके मैंने पढ़ी। और इसके अलावा एक आपका महत्वपूर्ण कवि जो आपको लगता हो, एक आपको जो काल है जिस पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वो मैंने काल पे मैंने चर्चा की। मैंने इंटरव्यू की तैयारी के लिए हरियाणा की बेसिक जीके है वो मैंने की। इसके अलावा मैंने अपना जो पीएचडी का टॉपिक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ये, तो शोध प्रविधि क्या है, आपकी शोध में क्या संभावनाएं हैं, शोध की जो मेरा तुलनात्मक अध्ययन विषय है वो कैसे किया जाता है, और इसके अलावा मैंने यही विषय क्यों चुना,
और बाल मनोविज्ञान की जो सिद्धांतिकी है उस पे सवाल पूछे गए। इसके अलावा हम तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण कवि, लेखक, चाहे निबंधकार, जो आपको महत्वपूर्ण लगे, क्योंकि आपसे एक पूछा जाता है। इसके अलावा बोर्ड पे भी पढ़ाने के लिए एक विषय, चाहे आप भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, व्याकरण, जिसमें आप सहज हो, वो भी आप इंटरव्यू के लिए चुन सकते हैं। इसके अलावा जो है, आप हिंदी साहित्य का सामान्य इतिहास एक बार से सभी काल की विशेषताएं बिंदुवार देख ले, तो इससे भी आप इंटरव्यू के लिए खुद को और ज़्यादा सहज महसूस कर पाएंगे। अब मैं आपको प्रीलिम्स के लिए मैंने जो रणनीति अपनाई उसको मैं विस्तार से आपके सामने साझा करूँगी, क्योंकि मैंने जैसे प्रीलिम से पहले एचपीएससी का एग्ज़ाम था, उससे पूर्व नेट जेआरएफ का होना था, तो मैंने उसके लिए भी प्रैक्टिस के लिए मैंने वो पेपर दिया। उसमें मेरी पहली रैंक आई। तो लगभग नेट जेआरएफ वाला सिलेबस ही एचपीएससी का क्योंकि सेम ही था, तो उसके प्री में मुझे बहुत दिक्कतें नहीं आई। कुछ 100 परसेंटाइल आने के कारण भी मेरे में कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने इन दोनों में सेम ही पुस्तकें पढ़ी, जिसमें सबसे पहले सरस्वती गोविंद पांडे की बुक थी। इसके अलावा दृष्टि की नेट जेआरएफ वाली बुक थी। इसके अलावा यूथ कंपटीशन से मैंने प्रीवियस ईयर के लगभग 12-13 पेपर्स लगाए। इसके अलावा जो भी मेरा गलत आता था इस दौरान पढ़ते हुए, तो मैंने उसके लिए 1-2 नोटबुकें अलग से लगा रखी थी, जिसमें ताकि मुश्किल जो सवाल है उसको मैं बार बार पढ़ सकूं। वरना ऐसा होता है कि कई बार हम आसान प्रश्न है वही बुक में पढ़ते रहते हैं, और जबकि जो हमारा वीक पॉइंट है वो हम उसको छोड़ देते हैं। तो उसके लिए मैं, जैसे अभी मैं वो चीज़ें लिख रही हूँ, तो अगली सुबह उठ के मैं वो चीज़ें पढ़ूंगी कि मेरा कल क्या क्या गलत हुआ, क्या मुझे मुश्किल लगा, और 1-2 हफ्ते बाद जब वो मेरी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तब मैं उसको फिर से देखूंगी, और एग्ज़ाम टाइम में फिर से, क्योंकि वही मेरा वीक पॉइंट था। तो वो चीज़ें भी मैंने की। इसके अलावा बुक की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट बुक थी वो तो ये 2 मैंने आपको बता दिए, दृष्टि नेट जेआरएफ और सरस्वती गोविंद पांडे। ये एमसीक्यू टाइप में है और बेटर भी रहती है। इसमें क्या होता है कि एक यूनिट जब हम करते जाते हैं, जैसे भाषा और व्याकरण हो गया, और फिर हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, काव्यशास्त्र हो गया, इसके अलावा जो आलोचनाएं हो गई, सैद्धांतिकी हो गई, विमर्श हो गई, तो उनके पीछे इन्होंने नेट जेआरएफ के PYQs भी दिए हुए हैं हर टॉपिक वाइज। तो उसमें आपके जो भी गलत होते हैं उसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए अलग से, चाहें तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि वो आपके वीक पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा मैंने जो और अधिक विस्तार से आचार्य प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, वो पुस्तक भी मैंने पढ़ी, और इनसे जो मेरा वो बेस था वो और अधिक क्लियर हुआ। और इसके बाद मुझे पहले, क्योंकि वो बुक सरस्वती गोविंद पांडे है, वो गाइड के रूप में थी, उसमें कुछ दिमाग में खाका नहीं बन रहा था, थोड़ा ऐसे रट्टा टाइप वाला था, जबकि इससे मेरा जो हिंदी साहित्य है उसमें भी और अधिक रुचि मेरी हुई। तो ये मेरी प्री की स्ट्रेटजी रही, और यही मेरी नेट जेआरएफ में भी रही। फिर आता है मेंस की बात। मेंस के लिए, क्योंकि मैंने जब बीए में थी तो जेएनयू की तैयारी के दौरान विकास दिव्यकीर्ति सर के यूपीएससी के दृष्टि के नोट्स थे, वो मैंने पढ़े थे। और इसके अलावा कुछ जैसे नेट में जो लगे हुए थे, क्योंकि वही एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में था, तो उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हर काल के हिसाब से। इसके अलावा जो कुछ एक जैसे टेक्स्ट है वो, क्योंकि नेट जेआरएफ में अलग है, तो उनके लिए मैंने थोड़ा अलग से पढ़ा। कुछ मैंने लेख भी पढ़े, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जैसे टॉपिक्स थे, आत्मकथाएं थी, वो हर कहीं मिल नहीं रही थी, तो उसके लिए मैंने गूगल से 2-3 शोध पत्रों के बीच से भी मैंने अपने कंटेंट्स लिए हैं। और इसके अलावा बहुत से शोध पत्र भी लिए, और फिर मैंने कुछ यूट्यूब चैनल की भी मदद ली। और एक बात मैं भूल गई थी कि जैसे प्री का था, उसमें मैंने टेलीग्राम जो ग्रुप्स बने हुए थे उनकी मुझे बहुत मदद मिली। वहाँ पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने किए, और उसमें रैंक वगैरह भी आती थी, तो उससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता था। इसके अलावा वो, क्योंकि पूरा सीरीज़ में पूरी एक बुक का रोज़ डेली के हिसाब से वो टेस्ट करवाते थे, तो उससे और अधिक है जो चीज़ें, रेगुलरिटी भी आई और कॉन्फिडेंस भी आया। तो प्री और मेंस का मेरा यह रणनीति रही। मेरा एचपीएससी का इंटरव्यू है वो पंचकुला में हुआ, तो उससे जब इंटरव्यू था उससे एक दिन पहले मैं पंचकुला चली गई थी, ताकि इंटरव्यू वाले दिन खुद को सहज और अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ खुद को महसूस कर पाऊँ। तो इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हुआ। इसमें
क्योंकि मैं पहले से ही हरियाणा जीके के लिए और हरियाणा की जो करंट योजनाएं हैं वो सब, इसके अलावा अपना महत्वपूर्ण कवि या मैंने जो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, अज्ञे जी को ऐसा चुना। एक यहाँ पे होता है कि जब हमसे महत्वपूर्ण कवि पूछते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि एक एकाकी सा उत्तर दे देते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसे बताया कि मेरा हर एक काल से अलग अलग कवि है। मेरा प्रगतिवाद में जो है नागार्जुन जी मुझे अच्छे लगते हैं, छायावाद में मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अच्छे लगते हैं और प्रयोगवाद में मुझे अज्ञे जी अच्छे लगते हैं। तो इससे मुझे लगा कि इन तीनों पे ही मैंने क्योंकि तैयारी कर रखी थी तो इससे इंटरव्यू लंबा भी चल सकता था, ताकि वो निराला के बाद में अज्ञे पे आ जाए, क्योंकि मैंने निराला के बाद में अज्ञे जी का भी नाम ले लिया था। तो इससे वो इंटरव्यू था उसको मैं अपने पक्ष में ले जा सकती थी, ये संभावनाएं भी मेरे लिए बनी। इसके अलावा जो है इंटरव्यू में जो मेरा पीएचडी का टॉपिक था प्रेमचंद और चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों में बाल मनोविज्ञान, तो इसमें कई प्रश्न बन जाते हैं। ऐसे पूछा गया कि प्रेमचंद के ऊपर आपने कौन सी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं वो पढ़ रखी है, इसके अलावा आपने चार्ल्स डिकेंस के कौन कौन से नॉवल पढ़ रखे हैं, और क्योंकि वो अंग्रेजी साहित्य से हैं तो क्या मैंने उनकी मूल पुस्तकों को पढ़ा है या अनुदित पुस्तकें हैं वो पढ़ी है। क्योंकि मेरी अंग्रेजी साहित्य में मैंने कहा रुचि है तो मैं मूल पुस्तकें ही पढ़ रही हूँ। तो फिर उन्होंने कुछ एक दो और नॉवेल का भी जिक्र मुझसे किया कि आप उनके राइटर्स बताइए। इसके अलावा बुकर पुरस्कार है वो किन्हें मिला, ये प्रश्न पूछा गया। और इसके अलावा बुकर और इंटरनेशनल बुकर अवार्ड में क्या फ़र्क होता है, ये प्रश्न मुझसे पूछा गया। फिर क्योंकि मैंने प्रेमचंद का भी जिक्र किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रेमचंद के ऊपर जो दलित विमर्श से जुड़े हुए कुछ आक्षेप है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कफन कहानी से जुड़े हुए आक्षेप हो गए। तो फिर जो स्वानुभूति और सहानुभूति का जो प्रश्न है तो वहाँ पर चर्चाएं हुई। इसके अलावा मुझसे पूछा गया कि नारी और स्त्री में क्या अंतर होता है, तो इसमें मैंने बताया कि नारी है वो अधिक साहित्यिक और मर्यादापूर्ण नारी के शील सौंदर्य को दर्शाता है, और जबकि जो स्त्री है वो औपचारिक और आम वार्तालाप में प्रयोग होता है। फिर मैंने बताया कि एक पंक्ति भी है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत तक पगतल में, जो कि कामायनी के एड़ा सरग से ली गई है। तो वो मैंने उनको बताया, तो इससे क्योंकि मेरे में और कॉन्फिडेंस आया। इसके अलावा क्योंकि प्रेमचंद का जिक्र किया तो प्रेमचंद से पूर्व लगभग ऐसा हर इंटरव्यू में होता है कि वो उससे पूर्व के काल में जाते हैं, भक्ति काल में जाते हैं। तो क्योंकि उनको आधुनिक कबीर की संज्ञा जैसे नागार्जुन को देती है, नागार्जुन से पूर्व जो हिंदी साहित्य में आदर्शवाद से यथार्थवाद की जो सीमा थी वो क्योंकि प्रेमचंद से ही शुरू हुआ था। तो फिर वो कबीर पे भी आए तो उन्होंने पूछा कि कबीर की आज क्या प्रासंगिकता है आप बताइए। तो मैंने पर्यावरण के संदर्भ में भी बताया। इसके अलावा उपभोक्तावादी संस्कृति जो बढ़ रही है उसके बारे में भी बताया। जैसे कबीर कहते हैं साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो ये पंक्ति भी मैंने वहाँ पे क्योट की। इसके अलावा पर्यावरणवाद पे कि वो जैसे वो कहते हैं बकरी पाती खात है तिनकी काडी खाल, जे नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल, और साईं के सब जीव है कीरी कुंजर दोय। कुछ पंक्तियाँ थी वो मैंने याद कर रखी, ठीक जैसे कि वो मैंने मेंस के लिए तैयार किया था, क्योंकि रिटन में भी आप अगर क्योटेशन लिखो तो बहुत अच्छा रहता है। तो वो मैंने क्योटेशन कुछ जो प्रयोग किए थे वो मेरे इंटरव्यू में भी काम आए और मेंस के लिए तो ऑब्वियसली वहाँ पर काम आए ही थे। तो ये हुआ। इसके अलावा उन्होंने मुझे बोला, हाँ कुछ अभ्यर्थियों से ऐसा होता है कि वो इंटरव्यू के दौरान बोर्ड पे भी काम करवाते हैं कि आप किसी टॉपिक को पढ़ा के बताइएगा। मुझसे ऐसा पूछा गया कि आप प्रतीक और बिंब, आप एक कक्षा में हैं तो अगर आपको पढ़ाना हो तो आप कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने बिंब के लिए जैसे बाल मनोविज्ञान में मैंने आलोक धनवा की कविता पतंग है उसकी एक पंक्ति उन्हें बताई थी कि बिंब होता है जिसके द्वारा हम हमारे मन में भी या फिर दिमाग में भी वैसा ही छवि महसूस कर पाए, वैसा ही हमारे अंदर अनुगूंज पैदा हो, वो बिंब का काम होता है। जैसे मैंने बताया कि बच्चों के लिए आती है एक बाल मनोविज्ञान की कविता, उसमें वो कहते हैं बचपन से वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी बेचैन घूमती आती है उनके पैरों के पास। तो कपास है वो बाल मन की कोमलता का प्रतीक है, उनकी पवित्रता का प्रतीक है और उनकी निश्चलता का भी प्रतीक है कि कपास की तरह कोमल मन वाले बच्चे जैसे हवा में इठलाते हुए दौड़ते हैं छतों की खतरनाक किनारे तक, कैसे उन्हें फिर उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत है वो उन्हें छतों के खतरनाक किनारे से गिरने से बचाता है। और इसके अलावा हवाओं में नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, तो पाठक के मन में भी देर तक
वो शब्दों की अनुगूंज है वो सुनाई देती है। तो ये एक प्रकार से बिंब का उदाहरण हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि प्रतीक बताइए, तो फिर मैंने कामायनी में जो प्रतीक योजना है उसका मैंने जिक्र किया। तो फिर उन्होंने कहा कि आप सीधी भाषा में बताइए जिसमें एक पंक्ति में स्पष्ट हो सके कि ये हाँ प्रतीकों में बात की है। तो मैंने कहा कि जब जैसे कोई अधर्म की बात आ जाए तो कहते हैं कि तुम्हारा खून क्यों नहीं खोल रहा। तो ये एक लाइन में मैं कहना चाहूँगी कि खून खोलने का अर्थ ये नहीं है कि वो जो शाब्दिक अर्थ पे वो जा रहे, इसका अर्थ है कि वो आपको अब तक रोज़ क्यों नहीं आ रहा, इसका ये अर्थ है। तो ये पढ़ाने की बजाय उन्होंने मुझे बोल के ही कक्षा में बताने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये अगर आप हिंदी साहित्य आप पढ़ रहे हैं तो इससे आपको कैसे प्रेरणा मिलती है, तो वो आपको एक कविता आपको बतानी हो तो आप क्या बताएंगे। तो मैंने राम की शक्ति पूजा का वर्णन किया कि राम है, इसमें वो साधारण मानव की तरह दर्शाए गए हैं। हालांकि पहले जो रामायण लिखी गई थी उसमें ऐसा नहीं था, जबकि निराला के राम थे वो बिल्कुल मानवीय थे, वो रोते भी हैं, उनमें निराशा भी होती है। थी राघवेंद्र को हिलारा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। पर फिर भी राम हारते नहीं हैं और इसमें राम का जो संघर्ष है वो निराला का भी है और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी द्वंद्व चल रहा था, तो मैं उससे कनेक्टेड फील कर पा रही थी। तो मुझे भी ऐसा लगा कि दिख जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदाई क्या शोध। बार बार मुझे हर रोज़ निराशा होती थी कि पता नहीं कैसा परिणाम आएगा, पर फिर भी जब अंत में जो पंक्ति आती है इस कविता की कि करो शक्ति की मौलिक कल्पना करो पूजन, तो वो मैं खुद भी मौलिक कल्पना फिर से एक नवीन आशा का संचार मेरे मन में करती थी। अंत में आके मैं भी खुद को उतना ही पॉजिटिव पाती थी जितना शायद निराला जी पाते होंगे। तो इस प्रकार से मैंने उनको इंटरव्यू में बताया तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ये आपका अच्छा उत्तर है। तो वो मुझे उस समय लगा कि वो मेरे उत्तर से काफ़ी संतुष्ट थे। इसके अलावा इंटरव्यू में उन्होंने उनके पास लैपटॉप भी था, तो वो कुछ पंक्तियाँ पूछ रहे थे उनमें से देख के। तो उन्होंने मुझसे कोई पंक्ति पूछी कि आपने 4 लाइनों की वो पंक्ति थी, तो उन्होंने पूछा कि ये किन की पंक्ति है। तो मुझे याद नहीं आया तो मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया। मैं सोच रही थी खुद को असमंजस में दिखाने से थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो जस्ट मतलब 5 सेकंड के लिए मैंने सोचा, पर दिमाग में टटोला, कहीं कोई उत्तर नहीं दिखा, तो मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया। फिर इसके अलावा उन्होंने फिर मुझसे पूछा चलिए आपको रचनाकार नहीं पता, आप इस पंक्ति का भावार्थ बता दीजिए। तो उन्होंने रिपीट की, मुझे वो भी मतलब नहीं याद आया, कुछ भी भाव जगह नहीं वाली मेरे साथ महसूस हो रही थी। तो फिर मैंने वहाँ पर भी उनको मना कर दिया, तो इससे और अधिक कॉन्फिडेंस मेरे में आया कि ज़्यादा मैं अटक नहीं पाई और ये मेरे लिए और अच्छा भी रहा। आप भी अगर आगे इंटरव्यू फेस करें तो कोशिश करें कि आप गलत उत्तर से बचें। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप ये ना करें कि हम तुक्का लगा लेते हैं, उससे थोड़ा सा आपकी छवि है वो संशय में आ जाती है। इसके अलावा कोशिश करें कि अगर वो कुछ गलत भी प्रश्न पूछे तो आप उनसे विनम्रता से दोबारा पूछ सकते हैं। हो सकता है उनसे हड़बड़ी में, क्योंकि वो भी इंसान ही है, तो आप अपने जो तेवर है वो थोड़े से नरम रखना आपको पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपनी ईमानदारी से जो भी आपने पढ़ा है उस पर विश्वास करके आपको अपने उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आप इंटरव्यू में समय से पहुँचे और इसके अलावा शांति से आप जो अपने मित्र वगैरह है उनसे अधिक वार्तालाप न करके अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए। और अगर कोई बताए कि इनका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है तो आप उनसे बिल्कुल भी ना घबराए, क्योंकि हो सकता है आपका इंटरव्यू पैनल अलग हो, आपकी तैयारी अलग है, आपके अपना शोध विषय अलग है, आपकी अपनी रुचियाँ अलग है। तो आप अपने को किसी मायने में दूसरों से कंपेयर ना करें, आप अपनी खुद की तैयारी पर अधिक भरोसा रखें। मैं अपनी विस्तार से जो नोट्स मेरे प्रीलिम्स के हैं, मेंस के हैं, उसको यूट्यूब चैनल पे साझा करूँगी। जल्द ही मैं अपना यूट्यूब चैनल भी बनाऊँगी और इसके अलावा जो मैं अपनी मेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही हो। इसके अलावा मैं इस DKT प्लेटफॉर्म का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे बोलने का मंच दिया और मैं आप सब दोस्तों से जुड़ पाई। और आप सभी को भी अपने एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू।